बीते 18 जुलाई को भिलाई के पदम नगर से ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल का मतलब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के मौजूदा समय विधायक भूपेश बघेल के चिरंजीव। ईडी ने प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी थी कि ये जो गिरफ्तारी है चैतन्य बघेल की, ये गिरफ्तारी प्रदेश के बहुचर्चित आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई है। ईडी ने जबकि रिमांड ली और अलग अलग समयों पे न्यायालय में जो अभिलेख दिए हैं चैतन्य से जुड़े हुए, उसमें बहुत विस्तार से ब्यौरा कभी नहीं मिला कि आखिरकार इस जो अपराध है आबकारी घोटाले का, उसमें चैतन्य की भूमिका क्या रही है, कितनी विस्तृत रही है, कितनी व्यापक रही है। लेकिन अब 15 सितंबर को रायपुर के ईडी के स्पेशल कोर्ट में ईडी ने आपराधिक परिवाद पेश कर दिया है, जो चैतन्य बघेल की आबकारी घोटाले में भूमिका को स्पष्ट करता है। ये आपराधिक परिवाद क्या कह रहा है और इस आपराधिक परिवाद के अध्ययन से क्या संकेत निकल रहे हैं, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। 15 सितंबर को रायपुर के ईडी स्पेशल कोर्ट में ईडी ने पूरक आपराधिक परिवाद पेश कर दिया है। ये पूरक आपराधिक परिवाद चैतन्य बघेल पर केंद्रित है, या यूं कहिए कि प्रदेश में जो आबकारी घोटाला हुआ था उसमें चैतन्य बघेल की क्या भूमिका थी, इसको लेकर ईडी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। जो ये ईडी की रिपोर्ट है वो कुल जमा 7,039 पन्नों की है, 7039। इसमें 99 पेज जो हैं वो समरी है। समरी से आशय क्या है? समरी से आशय ये है कि आबकारी घोटाला जो ईडी के अनुसार करीब 2400 करोड़ से भी ज़्यादा का था, उस आबकारी घोटाले में चैतन्य बघेल की भूमिका क्या थी, कितनी व्यापक थी, किस स्वरूप में वो उस घोटाले में शामिल थे, इसको लेकर अभिलेखीकरण किया गया है, लिखा गया है। शेष जो पन्ने हैं, 99 पेज के अलावा जो पन्ने हैं, वो उस समरी को या चैतन्य पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के समर्थन में जुटाए गए साक्ष्य हैं। इनके अलावा इसमें एक सीडी भी पेश की गई है जिसमें डिजिटल एविडेंस बताए गए हैं, और क्षमा कीजिएगा, उसको सीडी के बजाय आप हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क है वो जो हार्ड डिस्क पेश की गई है। तो काफ़ी कुछ है इस जो आपराधिक परिवाद चैतन्य बघेल से जुड़ा हुआ है। तो आपराधिक परिवाद में क्या है, क्या विस्तृत ब्यौरे हैं, इसको लेकर हमने बात की ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे से। उन्होंने दूरभाष पर जो हमें जानकारी दी वो यहाँ है, देखिए। डॉक्टर साहब, आज जो ईडी ने चैतन्य बघेल को लेकर जो परिवाद पेश किया है, आपराधिक परिवाद, उसमें क्या विशेषताएं हैं, कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? देखिए, आज इन्वेस्टिगेशन जो किया गया, शराब का स्कैम पे इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी था, और जिस संदर्भ में कुछ हमको ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए थे जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चैतन्य बघेल की उसमें कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही है शराब के स्कैम में। तो तत्संबंध में हमने गिरफ्तारी भी की थी। गिरफ्तारी करने के पश्चात कई लोगों के धारा 50 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी खंगाले थे, डिजिटल एविडेंसेस भी हमने उसमें खंगाले थे। और इसके बाद हमारा जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट होने के पश्चात आज हमने माननीय विशेष न्यायालय के संदर्भ के समक्ष जो है हमने आज अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया है। और उस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो बेसिक हमारा फोकस है वो चैतन्य बघेल के शराब स्कैम में रोल को लेकर के है। और जो जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैतन्य बघेल का रोल जो हमने उसमें डिस्कस किया है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन और जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, तो उसके संदर्भ में जो आ रहा है वो ऐसा है कि 1000 करोड़ के पैसे जो कि शराब स्कैम से आए थे, उसको हैंडलिंग करने का बेसिकली इनके खिलाफ में हमको एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें 22 करोड़ जो है 1000 करोड़ की हैंडलिंग के संदर्भ में हमको एविडेंसेस आए हैं। 22 करोड़ का सॉलिड एविडेंस अवेलेबल है जिन्होंने किया है एंड अपने अपने फायदे के लिए किया हुआ है। उसका एविडेंस हमको डायरेक्ट मिले हैं जी, जिसमें कि विठल ग्रीन्स नाम का जो इनका एक बिल्डकॉन है, जिसके नाम से बहुत सारे बैंक एंट्री दिलाना शामिल है जी, और उस पैसे को साइफन करना, उस पैसे को लॉन्डर करने का एविडेंसेस हैं, जिसमें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो प्रोजेक्ट है इनका वो 16 करोड़ का है, लेकिन उसकी पेमेंट तो केवल 5 करोड़ 70 लाख के आसपास की गई है। और बाकी का जो सारा पैसा है
वो कैश में ट्रांजैक्ट हुआ है, ऐसे एविडेंसेस हमारे पास हैं। इसके अलावा जो और एविडेंसेस हैं जिसमें लोगों के स्टेटमेंट्स वगैरह शामिल हैं, और हमने जो बैंक ट्रांजैक्शंस को जो चेक किया है, जी साथ ही साथ जो डिजिटल एविडेंस को चेक किया है जिसमें कि व्हाट्सएप चैट्स हैं, कॉल्स हैं, उसमें एविडेंसेस हमको जो मिले हैं उसके संदर्भ में ये हमको ज्ञात होता है कि और हमने उसको साबित करने का प्रयास भी किया है कि लगभग 850 करोड़ रुपया के जो है वो चैतन्य बघेल के कहने पर जो है वो पेमेंट हुआ है अनवर हेबर के द्वारा, उसके खास व्यक्ति दीपेन चावड़ा से लेकर के फिर पप्पू बंसल और फिर फाइनली राम गोपाल अग्रवाल, जो कि ऐसे सॉलिड एविडेंस है कि राजीव भवन में पेमेंट हुआ है, क्योंकि राजीव भवन में जो राम गोपाल अग्रवाल के पैसे को हैंडलिंग करता था जी जो धीरेन्द्र आई थिंक धर्मेंद्र आई थिंक मिस्टर सक्सेना हैं कोई वो, जी जो हैंडलिंग करते थे उसको। जी और धर्मेंद्र सक्सेना है, मेरे को नाम अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ हाँ वो उसको हैंडल करते थे। तो उनके स्वीकारोक्ति है इस संदर्भ में कि भाई हाँ 840 करोड़ रुपीस हमको रिसीव हुआ है, वो इस चैनल से रिसीव हुआ है, जो भी आपको मैंने चैनल बताया। जी और साथ ही साथ पप्पू बंसल के स्टेटमेंट्स हैं कि चैतन्य बघेल के कहने पर वो ये सब चीज़ें कर रहे थे, और जो पैसा करीब करीब 80 से 100 करोड़ के आसपास का पैसा पप्पू बंसल के द्वारा भी प्राप्त किया गया है, इनके निर्देशों पर साइफन किया गया है। जो सहेली ज्वेलर्स के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है इनके बिल्डकॉन में, जो कि एक प्रकार से शैम इन्वेस्टमेंट है, जो कि केवल कैश एंट्री को सेटल करने के लिए किया गया है। तो इन एविडेंसेस को हमने कलेक्शन किया है, जिसको मैच किया हमने बैंक से द्वारा प्राप्त किए गए जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उसके द्वारा। इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, तो उसमें से बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स हमको अवेलेबल हुए हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि अनवर ढेबर के साथ डायरेक्ट कंटिन्यू इनके संबंध रहे, चैतन्य बघेल के रहे हैं। और साथ ही साथ सौम्या चौरसिया का भी नाम दोबारा से इसमें भर के इसलिए आता है क्योंकि कुछ चैट्स में उसका भी जिक्र आ रहा है। तो ऐसे करके जो हमने एविडेंसेस कलेक्शन किया है, उन सबको संकलित करते हुए और एक करीने से एक तार में जोड़ते हुए, एक जंजीर की कड़ी में जोड़ते हुए, एक से एक चीज़ों को कनेक्ट करके हमने आज हमारा प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट की समरी 99 पेजेस की, और उसके साथ में जो हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं 7039 पेजेस के, और साथ ही साथ एक हार्ड डिस्क है जिसमें कि जो डिजिटल एविडेंसेस, जैसा कि मैं बता रहा था कि व्हाट्सएप चैट्स वगैरह है, और जो बाकी कॉल सीडीआर एनालिसिस है, हाँ वो सब हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया है। तो ये थे डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे, ईडी के विशेष लोक अभियोजक और राज्य में उप महाधिवक्ता। सार संक्षेप ये है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को केंद्रित एक आपराधिक पूरक परिवाद आबकारी घोटाले में पेश किया है। 7039 पन्नों का ये पूरा आपराधिक पूरक प्रतिवाद है, 7039, और इसमें से 99 पृष्ठ वो पृष्ठ हैं जिसमें ईडी ने चैतन्य बघेल की भूमिका को लिखा है, यानी अपराध जो आबकारी घोटाला हुआ था उसमें चैतन्य बघेल की क्या भूमिका है इसको विस्तार से लिखा है। इन 99 पन्ने के अलावा जो पृष्ठ हैं, मैंने आपको बताया 7039 पन्ने, वो पन्ने जो हैं 99 पेज को जब आप छोड़ देंगे तो उन पन्नों में अपराध को लेकर जो ईडी ने ब्यौरा दिया है उससे संबंधित साक्ष्यों का संकलन है। इसके अलावा एक हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में डिजिटल साक्ष्यों का संग्रहण है, ये भी कोर्ट को सौंपा गया है। तो ईडी जो कह रही है, जो कि डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे बता रहे थे, वो ये है कि राम गोपाल अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, यूं आप अब भी अगर पता करेंगे कोषाध्यक्ष कौन हैं तो अभी भी नाम आता है राम गोपाल अग्रवाल जी हैं, लेकिन अरसे से उन्हें देखा नहीं गया है कि वो कहाँ हैं। बताया जाता है फरार हैं, लापता हैं। अब लापता और गुमशुदा नहीं है क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं है, उनके परिजनों ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई हुई है, और इसीलिए जिस तरीके से एजेंसियों की को तलाश है उनकी और वो गायब हैं, तो ये कहा जाता है फरार हैं। बहरहाल तो उनका जिक्र है कि भाई राम गोपाल अग्रवाल साहब को पैसे मिल रहे थे, यानी कहाँ, कांग्रेस भवन में
कांग्रेस भवन में जाती थी इस कार्टेल का एक व्यक्ति जाता था जिसका नाम दीपेन है, वो रामगोपाल अग्रवाल को पैसे देता था। ईडी के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल यानी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को कांग्रेस के ही प्रदेश कार्यालय में 850 करोड़ रुपए मिले। ईडी इसके लिए धीरेन्द्र डनसेना को के गवाह की गवाही को जिक्र कर रही है, उनके बयान का जिक्र कर रही है। धीरेन्द्र डनसेना साहब कौन हैं? तो धीरेन्द्र डनसेना जी रामगोपाल अग्रवाल साहब के पीए भी थे, कुछ लोग कहते हैं ड्राइवर भी थे, कुछ कहते हैं अकाउंटेंट भी थे, पर सार जमाइए कि बहुत खास करीबी थे। तो उन्होंने ये ईडी के समक्ष स्वीकारोक्ति की है कि हाँ, पैसे आ रहे थे और कुल जमा जो पैसे हैं वो करीब 850 करोड़ रुपए हैं। इसी बात की एक अहम पुष्टि जो है वो पप्पू बंसल ने भी की है, लक्ष्मी नारायण बंसल। लक्ष्मी नारायण बंसल ने जो बयान दिए हैं उन्हीं बयानों को मुख्य आधार माना गया चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के लिए भी। और याद रखिएगा कि पप्पू बंसल की भूमिका को लेकर चैतन्य बघेल के जो वकील हैं वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि इसके खिलाफ तो वारंट जारी था, इसको तो गिरफ्तार करना चाहिए था, तो गिरफ्तार करने के बजाय इसका बयान लिया गया, या ये उसी नॉन बेलेबल वारंट या उसी तलब के दौरान जबकि इसको खोजा जा रहा था, मिल नहीं रहा था, लगातार घूम रहा था वगैरह वगैरह। मगर ईडी ने उसका बयान दर्ज किया हुआ है और जो आपराधिक पूरक परिवाद है इसमें लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल का विस्तृत हवाला मिलता है। इसके अलावा किसका अहम नाम है? तो उसके अलावा नाम है के श्रीवास्तव का। के श्रीवास्तव साहब कौन है? तो के श्रीवास्तव साहब उनका उद्भव चिरमिरी से बताया जाता है, कई लोग उसको कोरबा से जोड़ते हैं, लेकिन उनकी जो चर्चा रही है वो चर्चा उनके कोयले के या अन्य ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय से इतर होके वो चर्चा भूपेश बघेल के करीबी उस तांत्रिक के रूप में देखी जाती है जो कथित रूप से भूपेश बघेल के राजनीतिक जीवन में, जबकि वो मुख्यमंत्री थे, तो ऐसी तंत्र क्रियाएं करते थे जिससे भूपेश बघेल के राजनीतिक विरोधियों का शमन हो, उनका राजनीतिक मार्ग निष्कंटक हो, कहीं कोई चुनौती नहीं मिले। उन के श्रीवास्तव का भी जिक्र ईडी के इस पूरक आपराधिक परिवाद में है कि वे भी लाभान्वित हुए थे। इसके अलावा एक और अहम नाम है, वो नाम है सौम्या चौरसिया का। ईडी ये कह रही है कि सौम्या चौरसिया भी इस कार्टेल का एक अहम हिस्सा थी। कोयला घोटाले में सौम्या की भूमिका रही है और उसके लिए वो लंबे अरसे तक जेल में रही हैं सौम्या चौरसिया। पर यह पहली बार है जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद चैतन्य बघेल को केंद्रित आपराधिक पूरक परिवाद में ईडी ने यह कहा है कि इस प्रकरण में सौम्या चौरसिया की भी भूमिका है, बेहद अहम भूमिका है। संकेत ये हैं, सूचनाएं ये कहती हैं कि कई महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि सौम्या इस कार्टेल का एक बहुत अहम किरदार, बहुत अहम हिस्सा थी। तो रामगोपाल अग्रवाल जिन्होंने पैसे हासिल किए कांग्रेस भवन में, गौरतलब है ना, राजीव भवन यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रामगोपाल अग्रवाल को आबकारी घोटाले का पैसा मिलता था जो करीब 850 करोड़ रुपए तो कम से कम था ही। इसके अलावा सौम्या चौरसिया और के श्रीवास्तव, इनके अतिरिक्त और कोई नाम तो फिर वही नाम है जो नाम हमेशा से। अब संयोग ये है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों एजेंसियां जो आपराधिक घोटाले की जांच करती हैं, जो जिस भी घोटाले की, उस घोटाले में दो नाम आते हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि अब तो कुछ भी हो जाए तो नाम डाल दिया जाता है, षड्यंत्र है, साजिश है, और निर्दोषिता का यही प्रमाण है कि हर घोटाले में बस घोटाला हो और हमारा नाम जोड़ो। वो दो नाम हैं, एक नाम है अनवर ढेबर, दूसरे हैं अनिल टुटेजा। तो अभी तक इसमें कम से कम इस वाले जो पूरक परिवाद है उसमें अनिल टुटेजा जी का जिक्र नहीं मिलता, पर अनवर ढेबर का जिक्र मुकम्मल है। तो अनवर ढेबर, उसके अलावा दीपेन, रामगोपाल अग्रवाल, सौम्या चौरसिया, के श्रीवास्तव, ये कुछ अहम नाम हैं और इन सब के लिए जो आधार बने हुए बयान हैं वो हैं पप्पू बंसल के यानी लक्ष्मी नारायण के, और उसके अलावा स्वीकारोक्ति है कि हाँ मेरे सामने हुआ धीरेन्द्र डनसेना। इसके अलावा ईडी ये भी दावा कर रही है अपने पूरक परिवाद में कि ऐसे साक्ष्य बहुत हैं जो साबित कर देते हैं स्पष्ट रूप से कि चैतन्य बघेल आबकारी घोटाले की आपराधिक आय के हिस्सेदार थे। अब कोर्ट में जमा है, अब कोर्ट में बचाव पक्ष इस पर अपनी तर्क दलीलें देगा, लेकिन जो
नाम इसमें नए आ गए, के श्रीवास्तव, सौम्या चौरसिया, ये नाम नए विधिक संकट में फंसेंगे। राम गोपाल अग्रवाल साहब के साथ भी यही बात होगी। पर जो चीज़ गौरतलब है या जिस पे ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि ईडी की अपनी एक प्रक्रिया है। ईडी की प्रक्रिया ये है कि जब कभी भी वो यह पाती है कि यह अपराध से अर्जित आय है या आपराधिक आय का अ, शेयर इसमें है किसी भी स्वरूप में, किसी भी रूप में, तो वो उस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करती है। ये भी है कि कहीं पर इस बात का अभी तक कोई इतिहास नहीं है कि ईडी ने किसी संपत्ति को इसलिए जब्त कर लिया कि वहां पर आपराधिक आय का विनिमय हुआ था। तो विट्ठल ग्रीन जो बिल्डकॉन है, जिसे चैतन्य बघेल के स्वामित्व की कंपनी कहा जाता है, उसको लेकर ईडी कह रही है कि इसमें आपराधिक आय का निवेश हुआ है, लेयरिंग हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में चैतन्य बघेल की यह जो कंपनी है ये सीज हो जाए, इसको ईडी अपने कब्जे में ले ले। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तक कोई ऐसा इतिहास तो है नहीं कि कहीं पर आपराधिक राशि का बंटवारा हुआ है या शेयर दिया गया है तो उस बिल्डिंग को भी अपराध का हिस्सा माना जाए और उसे भी सीज कर लिया जाए। मेरे कहने का मतलब यही है सर कि राजीव भवन, जहां पर को लेकर ईडी कहती है कि राजीव भवन के अंदर अपने कक्ष में बैठे राम गोपाल अग्रवाल जी साहब, जो कोषाध्यक्ष रहे हैं और अब भी हैं, उन तक जो ये पैसे पहुंचते थे वो राजीव भवन में ही पहुंचते थे, नियमित रूप से पहुंचते थे। तो ये सिर्फ संयोग है और ये चूंकि अब तक का इतिहास है कि ऐसा ईडी ने नहीं किया है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ईडी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को सीज नहीं करेगी, जब्त नहीं करेगी। लेकिन ईडी मुकम्मल तौर पर बता रही है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आबकारी घोटाले से अर्जित आपराधिक आय का हिस्सा जाता था। अब चूंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में जाता था, तो अभी वो अमाउंट, वो राशि जो 850 करोड़ है, वो राशि रामगोपाल अग्रवाल जी तक ही केंद्रित थी, सीमित थी। उसके जो बंटवारे थे, उसका जो हिस्सा बंटता था, वो और कहाँ जाता था, ये अभी स्पष्ट नहीं है। शायद ये तब स्पष्ट होगा जब राम गोपाल अग्रवाल जी ईडी के मेहमान बनेंगे। ईडी उनकी तलाशियों भी कर रही है। तो अभी तक की जो अहम सूचना थी, अहम जानकारी थी, वो यही थी कि ईडी ने अपना जो आपराधिक पूरक परिवाद पेश किया है, आखिरकार चैतन्य बघेल को लेकर वो क्या कह रही है, क्या उसकी बातें और उसमें क्या नई चीज़ें हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण सूचना, यही एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।